आपको याद होगा कल सुबह हमने ये बड़ा खुलासा किया था कि हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने की आड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। शाम ढलते ढलते इस मामले में बड़ा एक्शन भी हो गया। साजिश में शामिल होने के शक में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी मथुरा के पास एक टोल प्लाजा से हुई है। ये चारों दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे। चारों का रिश्ता पीएफआई से होने का शक है। हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने की आड़ में कल सुबह यूपी सरकार ने देश और प्रदेश में जातीय दंगे कराकर माहौल बिगाड़ने की साजिश का जो खुलासा किया था, शाम ढलते ढलते उसमें बड़ी कार्रवाई की खबर भी आ गई। यूपी पुलिस ने मथुरा के टोल प्लाजा से 4 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया है। ये चारों दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे। इनका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके महासंगठन कैंप्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से बताया जाता है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम है अतीकुर रहमान निवासी नंगला थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर, सिद्दीकी निवासी बेंगारा थाना मल्लपुरम, मसूद अहमद निवासी जरवल जिला बहराइच, आलम पुत्र नाइक पहलवान निवासी घेर फतेह खान जनपद रामपुर। इनके कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाला संदिग्ध साहित्य बरामद हुआ है। कल ही यूपी सरकार ने सनसनीखेज खुलासा किया था कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश रची जा रही है। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इंसाफ की लड़ाई और सियासत के बीच इतनी गहरी साजिश रची गई थी कि अगर ये कामयाब होती तो यूपी जल उठता। सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई। वेबसाइट पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई। वेबसाइट पर बताया गया कि दंगे कैसे करें, दंगे में शामिल होने वाले आरोपी अपना बचाव कैसे करें। इतना ही नहीं, हाथरस के परिवार को मदद के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। सरकार की माने तो हाथरस बहाना था, इसके पीछे दंगे फैलाना था। जो इस वेबसाइट को आज सरकार की तरफ से दिया गया उसमें कुछ आपत्तिजनक कंटेंट थे। कहा यह गया कि लोगों को उकसाने के लिए, भीड़ में जाने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें टाइट कपड़े न पहने, ढीले ढाले कपड़े पहनने की बात की गई है। टाई और गहने जैसे चीजों को नहीं लगाने की हिदायत दी गई है। साथ साथ बड़े बाल न रखने की हिदायत दी गई है, क्योंकि ऐसे में पकड़ में आ सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसे वेबसाइट के जरिए लोगों को भड़काने और भीड़ तक पहुंचने की अपील इसमें दिखाई देती है। यूपी पुलिस को शक है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश तैयार करने वाली वेबसाइट का लिंक एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़ा हुआ है। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएंगी। यूपी सरकार की माने तो साजिश बेहद खतरनाक थी, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते ही इस पर से पर्दा उठ गया। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से आपने कल खुलासा किया था, जाहिर तौर पर एक बड़ी और खतरनाक साजिश का समय रहते पता चल गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इनके तार कहां से जुड़ रहे हैं? एसडीपीआई और पीएफआई का हाथ इसमें साफ तौर पर शामिल होता हुआ दिख रहा है या फिर अभी और ज्यादा जांच बाकी है? देखिए नेहा, ये शुरुआती जांच है, लेकिन शुरुआती जांच में ही जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि ये जो 4 लोग पकड़े गए मथुरा के टोल प्लाजा पर, इनका पीएफआई से संबंध था। ये हाथरस चारों के चारों जा रहे थे। इनकी गाड़ियों से आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों से ऐसी सामग्रियां मिली हैं जिसे पोस्टर के तौर पर चिपकाया जाना था, जिसे कंटेंट के तौर पर सोशल मीडिया में फैलाया जाना था। लेकिन इन चारों को के अलावा कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। कुल 16 लोग उत्तर प्रदेश में इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं। लखनऊ और अयोध्या से
अफवाह फैलाने के नाम पर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये 4 बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल देर रात होते होते सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से ये सूचना दी गई कि इन चारों में एक अतीकुर रहमान जो है वो इसका मास्टरमाइंड हो सकता है, जो कि पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हाथरस के पीछे एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। बाकायदा सरकार और खुद मुख्यमंत्री इस बारे में बोल चुके हैं कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। तो आगे अभी जांच और भी चलेगी और साथ साथ ईडी इस मामले की जांच कर रही है, जो कि फंडिंग की भी जांच करेगी कि आखिर फंडिंग कहां से हो रही थी। नेहा, और साथ ही कुमार अभिषेक, हैरानी की बात यह है कि कितनी डिटेलिंग के साथ प्लानिंग की गई, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां पर इकट्ठा होना है, किस तरीके से प्रदर्शन करना है, कैसे विरोध दर्ज करना है, तमाम बातें इस वेबसाइट में लिखी गई थी। हालांकि अब वेबसाइट मौजूद नहीं है, लेकिन इनके तार ट्रेस करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, ये जब ये वेबसाइट पकड़ी गई, इसके जो कंटेंट देखे गए तो सुरक्षा एजेंसियों के जो होश हैं वो फाख्ता हो गए थे। बाकायदा इस पे पूरे कंटेंट में दिया गया कि किस तरीके से प्रोटेस्ट के नाम पर सड़कों पर निकलना है, क्या पहनना है, गहने नहीं पहनने हैं, टाई नहीं पहनना है, ढीले कपड़े पहनने हैं, मिर्ची से कैसे बचना है, अगर टीयर गैस चलता है तो उससे कैसे बचना है, कहाँ छुपना है, ये तमाम डिटेलिंग इस पूरी वेबसाइट पर की गई थी। और आश्चर्य नहीं है कि महज कुछ घंटों में, 24 से 36 घंटों में ही इसमें कई हजार लोग जुड़ गए थे। और इसमें जुड़ने वालों में बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग विदेशों से भी थे और बहुत सारे लोग दूसरे प्रांतों के भी, दूसरे इलाकों के भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा जरूर करता है। हालांकि सरकार, पुलिस प्रशासन इस बारे में कह रहा है कि इसमें जल्द ही वो इस पूरे मामले का खुलासा और बड़ी स्तर पर कर देंगे। और कल जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी कहा गया कि ये एक बड़ी साजिश है और इसका खुलासा वो लोग जल्द करेंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हाथरस केस में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एंट्री की अटकलें शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कथित तौर पर जातीय विरोध प्रदर्शन उकसाने को लेकर गैर कानूनी फंडिंग के इस्तेमाल की जांच कर सकता है। ईडी ये जांच करेगी क्या जातीय प्रदर्शन के लिए संदिग्ध फंड का इस्तेमाल हुआ है या फिर नहीं। प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोन के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के मुताबिक ईडी हाथरस पुलिस की उस एफआईआर की जांच कर रही है जिसमें रातों रात एक वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम बनाने का जिक्र किया गया है। अधिकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, वेबसाइट के बारे में तो कुमार अभिषेक बता रहे थे, लेकिन अब किस तरीके से इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो सकती है? कौन से वो सबूत हैं, कौन सी वो बातें हैं जिसकी वजह से ईडी इस मामले में अब जांच कर सकती है? देखिए, एक सबसे खास बात यह है कि जब भी किसी मामले में फॉरेन फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, उस केस को सरकारें या फिर एजेंसीज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देती हैं। और इसी के चलते यूपी गवर्नमेंट ने साफ किया, पहले भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। जो लोग नहीं चाहते कि यूपी में शांति रहे, कम्युनल हार्मोनी रहे, इसीलिए फंड दिया गया है। और ये वेबसाइट जो कि जस्टिस फॉर हाथरस है वो यूएस से बनाई गई और इसके अलावा इसमें तमाम फंड ऐसे दिए गए जो कि बहुत संदिग्ध हैं। और इनकी जांच के लिए जरूरी है कि ये पता किया जाए कि कौन लोग शामिल हैं। और इस तरीके के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी ही एजेंसी काम करती है। इसीलिए जो यहाँ पर पुलिस है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने इस जांच को ईडी को देने का फैसला किया। और ईडी आगे पता करेगी कि पैसा कहां से आया, किन खातों से आया, कौन लोग शामिल थे, कोई संगठन है कि नहीं। हालांकि कुछ संगठन के लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको डिटेन भी किया गया है, गिरफ्तारियां भी की गई हैं, 19 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। और इनके बेसिस पर जब आगे जांच बढ़ेगी तो उससे साफ होगा कि आखिरकार ये वाकई कितनी बड़ी साजिश थी। क्योंकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि ये साजिश है जो कि कम्युनल हार्मोनी और यूपी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हो सकती है। ये फॉरेन फंडिंग का मामला दिखाई दे रहा है, लेकिन हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई का दिन है। हाथरस को लेकर सर्वोच्च अदालत अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में क्या है, इस रिपोर्ट में साफ होता है।
हमें तो न्याय चाहिए, क्या कहते हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए। मांग हमारी सुप्रीम कोर्ट से रहेगी, सीबीआई की जांच नहीं है। हमारे घर में मंजूर नहीं है सीबीआई जांच के लिए। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जज की निगरानी में होती है उससे होनी चाहिए थी। क्यों जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो जिन लोगों ने हम लोगों पे झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। हाथरस की बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर अहम सुनवाई का दिन है। आज सर्वोच्चतम अदालत में 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई है। एक जनहित याचिका में मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की गई है। अर्जी में मामले की सुनवाई यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग की गई है। साथ ही इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि हाथरस मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने 30 सितंबर को ही गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया था। 7 दिन में कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी है। ये मियाद कल खत्म हो रही है। जहां तक सीबीआई जांच की बात है, 3 अक्टूबर को सीएम योगी ने ट्वीट कर केंद्रीय जांच ब्यूरो से हाथरस केस की जांच कराने का ऐलान किया था। सीएम योगी का ये ट्वीट देखिए। हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से यूपी सरकार इस प्रकरण की विवेचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। बहरहाल ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि सीबीआई जांच का सिर्फ ऐलान हुआ है या सिफारिश की चिट्ठी केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सीबीआई जांच पर मुहर लगाने का जिम्मा केंद्र सरकार पर है, जो कि अब तक नहीं लगी है। उधर पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की जगह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहता है। पहले से कह रहे हैं कि हमें जो फास्ट ट्रैक में लेके सुप्रीम कोर्ट से जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा वो हम जो उसी बोल रहे हैं सर। ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर हैं। हाथरस केस में एक अन्य जनहित याचिका एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी ने दाखिल की है। इस अर्जी में रातों रात गैर कानूनी तरीके से पीड़िता का शव जलाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। हाथरस की पीड़िता की मौत 29 सितंबर की सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई थी। उसी दिन पुलिस वालों ने परिवार की मंजूरी के बगैर देर रात में हाथरस में शव का अंतिम संस्कार कर दिया था, जबकि परिवार वाले पीड़िता की एक झलक देखने की मांग करते रह गए। जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। इस मामले में 5 पुलिस वाले अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर जा टिकी हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, संजय शर्मा हमारे साथ है, जितेंद्र बहादुर सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई का दिन है, कौन कौन सी वो याचिकाएं हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है? अभी तक 6 याचिकाएं, रिट पिटीशन और इसके साथ ही पत्र याचिकाएं, 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम सुनवाई करने जा रहा है। कुछ याचिकाओं में इस मामले के स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई। कुछ लोगों ने इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में इसकी जांच कराने की मांग की गई और कुछ मामलों में पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, यानी पुलिस वाले और आरोपी, इन सारे लोगों को सख्त सजा दिलाने के लिए कैसे जांच हो सकती है, जिससे चीजें सामने आए, साफ चीजें सामने आए, इसकी मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। आज पहला दिन है सुनवाई का। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें किन किन को नोटिस जारी करता है और आगे सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट सीधा ये कहता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाएं, या सीधा सुप्रीम कोर्ट अपने कमान में सारी चीजें ले लेता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। 6 याचिकाएं हैं जिस पर आज सुनवाई होनी। ठीक है, जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, परिवार को सीबीआई जांच तक पे भरोसा नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी तरह का फैसला करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। अब जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, परिवार संतुष्ट है या नहीं? देखिए, परिवार वालों से जो हमारी बातचीत हुई है, इस बीच में उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, उसको लेकर के उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए कराया जाए, और ये बात वो लगातार पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं। हालांकि परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होगी तो उनको न्याय मिलेगा। कुल मिलाकर के आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, परिवार वालों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर
क्या निर्देश देता है, उसको लेकर के वो लोग भी अपने आप को इस पर देख रहे हैं। तो इस बात को लेकर के लगातार परिवार वाले नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उनको लगातार यही कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए इस पूरे मामले में, और इंसाफ अगर सरकार की तरफ से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं, जो रिटायर्ड जज हैं या फिर सिटिंग जज हैं, उनकी निगरानी में इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जो स्थिति है ग्राउंड जीरो की, उसमें साफ तौर पर बता दें कि परिवार वाले अभी भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि उनकी सुरक्षा कैसे होगी। अपनी सुरक्षा को लेकर के वो लगातार यहाँ पर मौसमी सिंह हमारे संवाददाता भी बनी हुई है, जितेंद्र लौटेंगे आपके पास। मौसमी सिंह हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, हम देख रहे हैं किस तरीके से एसआईटी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कई ऐसे दिन थे जब वो सवाल करने के लिए परिवार से नहीं पहुंचे थे, आज एक बार फिर पहुंचे हैं। योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। ऐसे में एसआईटी की जांच कितनी महत्वपूर्ण है और साथ ही क्या समय से रिपोर्ट सौंपी जा सकेगी? देखिए, ये सच है कि एसआईटी भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है और वो सरकार को ये रिपोर्ट सौंपेगी। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार भी अपना डिफेंस या बचाव या जो उन्होंने गलतियां की है उसको जानना चाहती है, या गलतियां नहीं की है वो भी जानना चाहती है। क्या मौजूदा परिस्थिति है और क्या घटना हुई, उसके क्या फैक्ट्स है। इसके लिए योगी सरकार को लगता है कि एसआईटी की जांच कंप्लीट होनी चाहिए ताकि उनके पास साक्ष्य और तथ्य हों। जिस तरह से ये मामला सियासी हो गया, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, 6 याचिकाएं दायर हुई है कोर्ट में और 19 एफआईआर फाइल हुई हैं, योगी सरकार ने की हैं। तो एक तरीके से लगातार योगी सरकार षड्यंत्र की बात कर रही है कि किस तरह से षड्यंत्र रचा गया एक तरीके से जातिगत समीकरणों को खराब करने के लिए और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए। पर यह भी सच है कि अभी जहां भूलगढ़ी गांव है, जहां जितेंद्र है, वहां पे लगातार जातिगत टेंशन बरकरार है। ठाकुर समुदाय के लोग लौटूंगी मैं आपके पास। मौसमी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक तरफ हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने की मुहिम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष के समर्थन में लामबंदी भी तेज हो चुकी है। आरोपियों के बचाव के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को वकील बनाने के लिए संपर्क किया है। गैंगरेप होता तो वह गांव में पुलिस का इंतजार करते हैं, क्या वह भागते नहीं? सीबीआई जांच और नार्कोटिक्स जांच होनी चाहिए जिससे सत्यता सामने आए। हाथरस में हुई ये खौफनाक वारदात दलित बनाम सवर्ण के बवाल में तब्दील होती जा रही है। आरोपियों के समर्थन में महापंचायत चल रही है। क्षत्रिय संगठन भी मामले में कूद पड़े हैं। आरोपियों के बचाव के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को वकील बनाने के लिए संपर्क किया है। एपी सिंह वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया केस के दोषियों की पैरवी की थी। क्षत्रिय महासभा का कहना है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके सवर्ण समाज को बदनाम किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर एपी सिंह को आरोपियों का वकील बनाने का ऐलान किया है। क्षत्रिय महासभा देश भर में चंदा जमा करके वकील एपी सिंह की फीस भरेगी। इस बातों को आधार बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीड़ित परिवार को खतरा है। पीड़ित परिवार ने कल जाते मुझसे मांग रखी थी कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से सरकार के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीयत जो है वो न्याय देने की नहीं है। तो पीड़ित परिवार की मांग को मैंने आगे बढ़ाया और मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी एक लेटर लिखा है कि वो भी अपना सामाजिक धर्म निभाएं। वारदात की सच्चाई और आरोप को लेकर भी अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। एक आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि उनके बेटे ने पीड़ित की मदद की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी फंसा दिया गया। उसकी बेटी जमीन पे पड़ी है और माँ चारा काट रही है। जब भी चारा काट रही है, मैं बोली, मैंने कहा है वो ऐसा तो ना कहा उससे आप फेंकने खा ली हो कि नहीं, क्या पता नहीं है। उसकी माँ बोली पता नहीं है कि क्या हो गया है। इतने में हम बेटी के दौर पहुंच जाते हैं। बेटी से पूछा, बेटी क्या हो गया तुझे? कि मुझे संदीप ने मारा है। मुझसे क्या दुश्मनाई थी मुझे नहीं मालूम है, मुझे संदीप ने मारा है। तो किसी ने नहीं सुना है। तो मैंने अपने बेटा से बोली, बेटा तू ही जा, भजकी ना बर्तन तो है ना, सड़क पे जा, कोई सी भी पॉलिथीन मिल जाए उसे धो के और इस बरामे से पानी लिया। मेरे बेटा ने तो बस पानी पिलाया है,
पानी की जगह मेरे अमृत की जगह पे मेरे बेटा को जहर बन गया है। मुझे कोई मालूम नहीं है कि मेरे बेटा किस बात में फंसा दिया है, किस में नहीं फंसा। मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार पहले ही कर चुकी है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस मामले में पहले ही संज्ञान ले चुका है और यूपी के बड़े अफसरों को 12 अक्टूबर को तलब कर लिया है। लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है, लिहाजा आज की सुनवाई से ही तय होगा कि हाथरस केस में इंसाफ कैसा होगा। हाथरस से राजेश सिंघल और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मौसमी सिंह का रुख करेंगे। मौसमी, महापंचायत जो है वो आरोपियों का समर्थन कर रही है, ये किस आधार पर है? ये उस थ्योरी के आधार पर है जो सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रेप हुआ ही नहीं था, जो आरोपी हैं उन्हें फंसाया जा रहा है, और ये तक कहा जा रहा है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये पूरा मसला अब एक सियासी मसला बन गया है और एक तरह से आप देखिए तो अहम की लड़ाई है तमाम राजनीतिक दलों के बीच में, जिसमें तमाम संगठन जो खुद को समाज के ठेकेदार मानते हैं वो भी कूद पड़े हैं। दरअसल अगर सीबीआई जांच होगी तो उसमें सारे साक्ष्य सामने आएंगे। आखिर ये संगठन इंतजार क्यों नहीं कर सकते कि सीबीआई क्या जांच करती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए डे 1 से इसमें लगातार बयानबाजी जोरों पर है। यहाँ पे जो पूर्व बीजेपी के विधायक है राजवीर सिंह पहलवान, वो लगातार हाथरस में पंचायत कर रहे हैं और वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं पीड़िता के परिवार पर कि वो नाको टेस्ट से क्यों बच रहे हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और यही वजह है कि लगातार जो गाँव है वहाँ पे टेंशन है, तनाव है, एक तरीके से वैमनस्य फैल रहा है क्योंकि दलित जो परिवार है वो सिर्फ 3-4 है उस गांव में, बुलगड़ी गांव में, और बाकी जो लोग हैं वो ज़्यादातर ठाकुर समुदाय से है और ऐसे में लगातार परिवार को भी अपनी जान का खतरा है। वहीं कई दलित संगठन हैं जो कि लगातार योगी आदित्यनाथ पे इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं कि डीएम जो है अपने आप तो कार्रवाई करता नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको शह दी गई थी, इसीलिए 2:30 बजे इस तरह से अंतिम संस्कार हुआ। तो कुल मिला के हाथरस घटना जो है नेहा, बेहद शर्मनाक घटना जो हुई और पूरे देश को इसने झकझोर के रख दिया। उसके बाद भी जिस तरह से इंसाफ की लड़ाई आप देखिए जो चल रही है, जो प्रशासन की कार्रवाई है और जो राजनीति चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तमाचा है हमारे देश की पूरी शासन और प्रशासन और न्याय प्रणाली पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, जितेंद्र और संजय, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि हाथरस केस में अब पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है और सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। ऐसे में हाथरस के नए एसपी विनीत जायसवाल परिवार की सुरक्षा का पूरा भरोसा दे रहे हैं। इस घर के ठीक बाहर इनके 1.5 सेक्शन पीएसी 24 घंटे की शिफ्ट में वहां पे परमानेंट कैंप कर रही है। पीड़िता के भाई को 2 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे उनको सुरक्षा देते हैं, जो उनके निजी सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी प्रकार का तनाव व्याप्त ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, जिसमें 15 पुलिस के जवान, 3 एसएचओ तथा 1 डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी लगातार 24 घंटे गांव में सुरक्षा ड्यूटी दे रहा है। इसके अतिरिक्त क्योंकि पीड़ित परिवार में महिलाएं भी हैं, तो इसके घर के आसपास 2 महिला सब इंस्पेक्टर तथा 6 महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी 24 घंटे 2 शिफ्टों में लगती है। इसके अतिरिक्त दिन के समय आवाजाही लोगों के बढ़ने पे अतिरिक्त फोर्स भी सुरक्षार्थ हेतु लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कल से अंधेरा छाया हुआ है। यूपी के कई जिलों में बत्ती गुल होने से हाहाकार मच गया है। निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे प्रदेश के कई जिलों में बिजली आपूर्ति ठप है और लोग सड़क पर हैं। जब बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो। यूपी के शहर शहर अंधेरा कायम है। गलियां चौराहे सब अंधेरे की चादर में लिपटे हैं। घंटों से बिजली गुल है, परेशान लोग सड़कों पर हैं। हर तरफ जैसे हाहाकार मच गया है।
हालात पर काबू पाने के लिए जगह जगह पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। सूबे के आजमगढ़, प्रयागराज, मऊ, बस्ती, वाराणसी, बाराबंकी एक दो जिले नहीं बल्कि कई जिलों में घंटों से अंधेरे का पहरा है। कुछ जगहों पर सोमवार की सुबह से ही बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं। अंधेरे में डूबा ये यूपी का आजमगढ़ जिला है। यहां लोगों की भीड़ और पुलिस बल के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुबह से बिजली बंद थी। शाम होते होते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर पुलिस और गुस्साए लोगों के बीच जमकर बहस भी हुई। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में भी कुछ ऐसा ही आलम है। बिजली सप्लाई कट होने से लोग परेशान हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी जिले की हैं। बाराबंकी में भी सोमवार सुबह से बिजली नहीं है। लोग सड़कों पर हैं और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रयागराज में तो हालात कुछ ऐसे हैं कि पुलिस को बाकायदा अनाउंसमेंट कर लोगों को समझाना पड़ रहा है। जानकारी दी जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, आधे घंटे में चीजें बहुत बढ़िया हो जाएगी। बस्ती में बत्ती गुल हुई तो लोग घरों से बाहर निकल आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। देवरिया में भी सोमवार की सुबह से बिजली ऐसी कटी कि रात तक सप्लाई नहीं हो सकी। शहर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। लोगों के सब्र का बांध टूटा तो वो सड़कों पर जमा हो गए। बिजली सप्लाई बाधित होने से जहां आम जनता आग बबूला है, तो वहीं कई जिलों जैसे वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और मेरठ में बिजली कर्मचारी धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर हैं। दरअसल यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी सोमवार सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश के कई जिलों में बिजली का संकट गहरा गया है। फिलहाल बिजली कर्मचारियों की पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और ऊर्जा मंत्री से बातचीत बेनतीजा रही है। ऐसे में बिजली कर्मियों का आंदोलन तेज होने के आसार हैं और बिजली संकट के गहराने की आशंका है। आज तक ब्यूरो। बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।